गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे सेकंड भाग में चौथी यूनिट चल रही है, उसके 2 अध्याय है। इसमें पहला अध्याय भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में है। हमने अभी तक भारत की विदेश नीति, उसके महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ लिया है। कल हमने भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने का कारण पढ़ा था। आज हम वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई उपयोगिता बची है या नहीं बची है, तो वर्तमान संदर्भ में जब हम 2020 में हम जी रहे हैं, तो आज आपको पता है कि दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो चुकी है। तो जैसा मैंने आपको बच्चों बताया है कि आज हम 2020 में जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई है। आज पूरी दुनिया में एकमात्र महाशक्ति, एकमात्र ताकतवर देश है वो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। जो बाइडेन है वो वर्तमान इसमें इसके राष्ट्रपति बने हैं। आज अमेरिका है, उसके नेतृत्व में पूंजीवाद है वो पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था, 1991 से पहले जब 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, तो उस समय दुनिया है वो 2 गुटों, 2 ध्रुवों, 2 समूहों में, 2 पृथकवादी समूहों में बंट गई थी, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था। तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था और सोवियत संघ, जिसका प्रमुख देश था वो रूस था। सोवियत संघ है वो 14 से 15 देशों का, जिसमें लगभग 14 बड़े देश थे, जिनमें से रूस भी एक था। तो रूस सहित 14 देशों का समूह। जहां अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, वहीं जो साम्यवादी गुट था उसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। अमेरिका ने नाटो का निर्माण 1949 में किया था। नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का निर्माण 1949 में किया था। तो नाटो, सीटो और वार्सो, जिनके बारे में आपने पढ़ा बच्चा, पढ़ा ना बेटा? तो नाटो का निर्माण 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर किया गया था और जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी जो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला था, पश्चिमी जर्मनी, और पूर्वी जर्मनी जो कि सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाला था। तो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के खेमे में था और जबकि पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के खेमे में था। आपको जैसा पता है 1991 में सोवियत संघ टूट गया। 1991 से सोवियत संघ का पतन है वो शुरू हो गया, जिसके कारण जो वारसा, जो सैन्य गुट बना था, उसने अपने आप का महत्व है वो खो दिया था। तो 1991 में सोवियत संघ है उसका पतन है वो हो गया। साम्यवादी विचारधारा है वो इतनी प्रभावी और इतनी सशक्त नहीं रही। आज पूरी दुनिया में एकमात्र विचारधारा है जिसे हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, साम्यवादी विचारधारा है उसका पतन हो गया था। तो पूंजीवाद विचारधारा है वो एकमात्र विचारधारा रह गई। पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई। तो पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई। आज पूरी दुनिया में एकमात्र ध्रुव है, एकमात्र केंद्र, एकमात्र शक्तिशाली, एकमात्र महाशक्ति है वो अगर है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी जो गुट है, उनका जो समूह है वो नाटो है, वो आज भी उतना ही अधिक प्रासंगिक है। आज भी नाटो ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। तो ऐसे वर्तमान के संदर्भ में जब हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अब क्या कोई महत्व है या नहीं है,
तो क्योंकि आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया है, दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, वो एकमात्र महाशक्ति बची है। और भारत जैसे जो गुटनिरपेक्ष देश है, उनका झुकाव भी अमेरिका की तरफ है, वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व, कोई वरीयता, कोई उसकी उपादेयता बची है या नहीं बची है। जैसा आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ से अलग और स्वतंत्र या पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने की नीति का नाम ही गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ उदासीनता नहीं है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखें, अपने आप को तटस्थ रखें, अपने आप को निरपेक्ष रखें, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हम उदासीन रखें। तो जैसा आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो एशिया और अफ्रीका के गरीब पिछड़े हुए, जो गरीब देश थे, पिछड़े थे, अविकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, उन्होंने मिलकर जो नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देश थे, जो दोनों महाशक्तियों से अलग रहकर दोनों महाशक्तियों से संधि या समझौता करके लाभ कमाना चाहते थे या उनसे दोनों से फायदा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। तो दोनों ने सैनिक संधियां कभी नहीं की, न ही दोनों महाशक्तियों के बीच में कभी भी टकराव नहीं हुआ। तो गुटनिरपेक्षता के देश थे वो आपस में, गुटनिरपेक्षता के देशों ने हमेशा अमेरिका और सोवियत संघ से हमेशा सहायता ली, क्योंकि वो किसी गुट में नहीं थे, किसी सैनिक संधि में, न तो नाटो का हिस्सा थे न वारसा का हिस्सा थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसके जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसके अलावा मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, डॉक्टर सुकार्नो, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता माने गए थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? दोनों गुटों से पृथक, तटस्थ, दोनों गुटों से पृथक और स्वतंत्र रहने की नीति। तो गुटनिरपेक्षता क्या था? दोनों गुटों से पृथक एवं अलग रहने की नीति। अलग रहने की नीति का नाम ही गुटनिरपेक्षता था। दोनों गुटों से पृथक एवं अलग रहने की नीति का नाम ही गुटनिरपेक्षता था। तो 1991 में जैसे मैंने आपको कहा सोवियत संघ का पतन हो गया, आज पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई है। हम आज वर्तमान में हमारे रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की कोई वर्तमान में कोई उपयोगिता है या नहीं है? या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने, जो कि दोनों महाशक्तियों के बीच एक शक्ति संतुलन का काम कर रहा था, दोनों महाशक्तियों के बीच, दो ध्रुवों के बीच, दो गुटों के बीच शक्ति संतुलन को स्थापित करने का काम कर रहा था, आज दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है। आज एक ध्रुवीय दुनिया में गुटनिरपेक्षता की कोई उपादेयता, कोई महत्व, कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता बची है या नहीं बची है? आज हम कह सकते हैं कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये उपयोगिता है, या हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में हमने कुछ हासिल किया है, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं क्या? तो हम वर्तमान में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उसकी क्या महत्व के क्या उपाय देते हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो यदि हम अतीत से देखें, जब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्षों से अधिक कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है कि इसने एशिया और अफ्रीका के, एशिया और अफ्रीका के, अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद, उसने हमेशा उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादी विचारधारा या साम्राज्यवादी देशों की विचारधारा का हमेशा विरोध किया, विचारधारा का विरोध उसने किया है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा आपको पता है एशिया और अफ्रीका की गरीब, पिछड़े, विकासशील, अर्धविकासशील देश है, उन्हीं का संगठन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने हमेशा एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं, उन नव स्वतंत्र देशों और जो स्वतंत्र हुए थे और जो जिनको गुलाम बनाया गया था, ऐसे यूरोपीय ताकतों, उन्होंने हमेशा यूरोपीय ताकतों की
जो साम्राज्यवादी और जो उपनिवेश बनाकर उनका शोषण करने की नीति है, उस उपनिवेशवादी और जो साम्राज्यवादी अपना साम्राज्य फैलाने की जो नीति है, उस नीति का हमेशा विरोध किया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोध किया है। एशिया और अफ्रीका के में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी विचारधारा का हमेशा से उन्होंने विरोध किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेशवादी देश थे उनकी आज़ादी का हमेशा समर्थन किया है, और यूरोप की जो साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों की, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश हैं जो साम्राज्यवादी देश रहे हैं, उनकी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीति का हमेशा डटकर विरोध किया है। और एशिया और अफ्रीका के जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध में जो लड़ रहे देश थे, उनकी नव स्वतंत्रता के लिए उनका हमेशा समर्थन किया है। पहली उपलब्धि। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने अपनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन ही एशिया और अफ्रीका के जो पिछड़े हुए अर्धविकसित गरीब देशों का संगठन था। तो उसने हमेशा से यूरोपीय ताकतों द्वारा एशिया और अफ्रीका को गुलाम बनाए जाने, एशिया और अफ्रीका के देशों का उपनिवेश बनाकर उनका शोषण करने की नीति का विरोध किया है। और जहाँ पर नव स्वतंत्र आंदोलन चला है एशिया और अफ्रीका में, उन देशों की आज़ादी में उन्होंने डटकर साथ दिया है, और ऐसे देशों की, एशिया और अफ्रीका के देशों की उनकी स्वतंत्रता का उन्होंने हमेशा समर्थन किया है। तो एशिया और अफ्रीका के कई देशों की स्वतंत्रता का हमेशा है वो उन्होंने समर्थन किया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने एशिया और अफ्रीका के गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया और अफ्रीका में जो देश थे जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार रहे थे, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के विरुद्ध उनकी जो लड़ाई थी वो सीधी थी। ऐसे एशिया और अफ्रीका के देशों की उनकी स्वतंत्रता को प्राप्त करने, उनकी स्वतंत्रता को ग्रहण करने, उनकी स्वतंत्रता को लेने, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की नीति का हमेशा समर्थन किया है। तो एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त की है। तीसरा, इसने हमें दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेद की नीति थी, वहाँ पर गोरी सरकार काले लोगों के साथ भेदभाव करती थी। नेल्सन मंडेला को उन्होंने जेल में डाल रखा था। तो दक्षिण अफ्रीका में गुट निरपेक्ष देशों ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेदी सरकार थी, रंग भेदी जो गोरे लोगों की सरकार थी, उनकी जो रंग भेदी नीति थी, काले या अश्वेत लोगों के साथ जो उन्होंने भेदभाव किया था, उस दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी नीति का हमेशा से डटकर विरोध किया। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेदी नीति की रंग भेद की जो नीति थी उसका हमेशा से डटकर विरोध किया। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेदी नीति का हमेशा से डटकर है वो विरोध है वो उसने किया। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेदी सरकार थी जिसने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच अश्वेत या अफ्रीका जो लोग थे, मूल के जो लोग थे, उनके साथ जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, उस रंग भेद की नीति का हमेशा से विरोध किया। उसने अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, काले लोगों की सरकार बनाने के लिए और काले लोगों को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, उन लोगों की आज़ादी के लिए, और जो वहाँ की गोरी सरकार थी जो रंग भेद की नीति का अपना रही थी, ऐसी सरकार का उन्होंने हमेशा से गुट निरपेक्ष देशों ने डटकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका ने अपनी आज़ादी को हासिल किया।
इसके अतिरिक्त इसने नवोदित राष्ट्रों के मध्य एकता और सहयोग बढ़ाने और विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके गुटों से दूर रहकर संघर्ष को कम करने और विश्व शांति को प्रोत्साहित किया है। चौथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? इसने जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देश थे, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच एकता और समन्वय, एकता और समन्वय का, एशिया अफ्रीका के देशों के बीच एकता और समन्वय का समर्थन किया। तो गुटनबर्ग देशों ने हमेशा क्या किया? जो नौ स्वतंत्र देश थे एशिया और अफ्रीका के, उन देशों की जो नौ स्वतंत्र देश थे उन देशों की एकता का और उनमें सहयोग बढ़ाने का हमेशा समर्थन किया। और इसके साथ साथ गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया है? एशिया और अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका के, एशिया और अफ्रीका के देशों, एशिया और अफ्रीका के देशों का विश्व राजनीति में आगे बढ़कर साथ दिया है। तो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनको विश्व राजनीति में आगे बढ़कर उनका साथ दिया। तो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, जो नव स्वतंत्र देश, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो विकासशील देश हैं, ऐसे देशों के विश्व राजनीति में आगे बढ़ने, विश्व मंच पर उनकी बात रखने, विश्व मंच पर उनकी बातों को प्रकट करने का हमेशा समर्थन किया है। इसके साथ ही उसने संघर्ष से दूर रहकर विश्व शांति को, संघर्ष से दूर रहकर गुटनिरपेक्ष देशों ने संघर्ष से दूर रहकर विश्व शांति को प्रोत्साहित किया है। विश्व शांति को प्रोत्साहित किया है। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने संघर्ष से दूर रहकर विश्व शांति को प्रोत्साहित किया। गुटनिरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही जिनके बारे में मैं आपको लिखा रहा हूं। तो एशिया और अफ्रीका के देशों को विश्व राजनीति में आगे बढ़कर साथ दिया है। गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा संघर्ष से दूर रहकर दुनिया में शांति कैसे कायम रहे, दुनिया में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित हो, उसका समर्थन किया है। उसने जो नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उन देशों के बीच में एकता और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं उनको विश्व राजनीति में उनकी बात कहने, विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को रखने का समर्थन किया है, उनका दृष्टिकोण को रखा भी है। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा किया है कि संघर्ष से दूर रहकर जियो और जीने दो की नीति, शांति से रहो और शांति से रहने दो, और उन्होंने विश्व शांति को प्रोत्साहित किया है। तो नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के जो देशों उनके बीच में एकता और समन्वय का समर्थन किया है। जो नव स्वतंत्र देश है उन, जैसे कि एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश है उन देशों के बीच में एकता, समन्वय, भाईचारे का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका के देशों को विश्व राजनीति में आगे बढ़कर साथ दिया है। एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनकी विश्व शांति में, उनका विश्व मंच पर छाने, विश्व मंच पर अपनी बात रखने, उनके दृष्टिकोण को प्रसारित करने का काम किया है। गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा क्या किया? संघर्ष से दूर रहना और शांति को बढ़ावा देना, संघर्ष से दूर रहकर शांति को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। लेकिन जब से, मैंने आपको कहा 1991 में जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसी के साथ है वो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध है वो, उसकी समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। अब दुनिया में कोल्ड वॉर या दुनिया में दो ध्रुवीय व्यवस्था नहीं है। दुनिया में एकमात्र शक्ति, महाशक्ति है वो अमेरिका ही है। तो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति वो अमेरिका है। दुनिया में
शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई है। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया है। अतः 1991 में शीत युद्ध का दौर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब वर्तमान संदर्भ में 2020 के जो साल में हम जी रहे हैं, तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई भूमिका है या नहीं है? तो सच्चाई तो ये है, वस्तुतः सच्चाई तो है कि गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? विदेश नीति की स्वतंत्रता से है। विदेश नीति की स्वतंत्रता से। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? विदेश नीति की स्वतंत्रता से है। और उसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्र, जो संप्रभु देश हैं, जो नव स्वतंत्र देश हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी को हासिल किया है, तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? विदेश नीति की स्वतंत्रता से है। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? विदेश नीति की स्वतंत्रता। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने से है। स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने से। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने से। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाए, किसी भी गुट में शामिल न हुआ जाए, दोनों गुटों से पृथक रहा जाए, दोनों गुटों से सहयोग प्राप्त किया जाए, तो दोनों गुटों से रहकर, दोनों गुटों से अलग रहकर, दोनों गुटों के साथ सैनिक संधि न करके अपने स्वतंत्र विदेश नीति को पालन करने से। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संप्रभु देश है, जो जिन्होंने संप्रभुता हासिल की है, जो नव स्वतंत्र देश हैं, उनकी समानता, उनकी संप्रभुता और एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखना है। तो संप्रभु राष्ट्रों की समानता, उनकी संप्रभुता, तो संप्रभु देशों की समानता, संप्रभु देशों की समानता, संप्रभुता, अखंडता, अखंडता की रक्षा करना है, रक्षा करना है। तो गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? स्वतंत्र देशों की नीति को अपनाने से है, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने से संप्रभु देशों में समानता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना है। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र विदेश नीति, दोनों गुटों से पृथक और अलग रहते हुए अपने स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति को अपनाने से जो नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देश हैं, उन नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देशों की, उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता, उनकी एकता, अखंडता को सुरक्षित रखना है। अतः इस संदर्भ में इसका औचित्य है वो स्वयं सिद्ध होता है कि उसने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों की एकता, अखंडता, उनकी संप्रभुता, उनके संप्रभुता को सम्मान कर रक्षा की है। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियां, मानवाधिकार, विश्व व्यापार वार्ताएं, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के संदर्भ में विकासशील देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु उसने एक प्रभावी मंच की आवश्यकता है। जैसा आपको पता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बढ़ती जा रही है, दो देशों के बीच में तनाव, चुनौतियां, संकट, खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो पैदा हो रही है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, सुरक्षा परिषद जिसमें भारत जैसे देशों को शामिल किया जाना चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं, जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार हो, सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें भारत जैसे देशों को शामिल किया जाए, भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता है वो दी जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के संदर्भ में उसने विकासशील देशों का, जैसे भारत जैसे, ब्राजील जैसे, जापान जैसे जो विकसित देश हैं, जापान जैसे विकसित देश है और जर्मनी जैसे जो विकसित देश हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए उसने एक प्रभावशाली मंच की भूमिका है वो तैयार की है। तो विकासशील देशों का दृष्टिकोण उसने प्रस्तुत किया है, उसके लिए उसने प्रभावी मंच का उपयोग किया है। तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने, विश्व शांति, विश्व वार्ताएं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं को जूझने, इसके साथ साथ जो सुरक्षा परिषद का जो वर्तमान ढांचा है उसमें बदलाव करने, स्थायी सदस्यों की
जो संख्या उनको बढ़ाने, विकासशील देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उसने एक प्रभावी दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया है, प्रभावी दृष्टिकोण है वो रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, विकासशील देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उसने एक प्रभावी मंच दिया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी मंच के रूप में काम करता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो इसी मंच के रूप में काम कर रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो इसी मंच के रूप में, इसका महत्व है वो आज भी प्रासंगिक है। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बाद में मैं कल इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के इसी बारे में आपको वर्तमान संदर्भ में वर्तमान सरकार की जो नीति है उसके बारे में बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।